हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग्ड माइक। हम जब बड़े हो रहे थे तो तब से सुन रहे हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। ना वो नाजुक दौर ख़त्म हुआ और ना ही इन तमाम चीज़ों को कोई हल मिल सका। यकीनन जो एनालिस्ट आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सर इसार राना साहब, इन्होंने बहुत से अदवार इस मुल्क के अंदर देखे हैं और हर दौर के अंदर नाजुक दौर को भी देखा है। इसार राना साहब, सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एक दफ़ा फिर वेलकम कहूँगा आपको। बहुत से अदवार देखे और बहुत सी तहरीकें भी आपने देखी होंगी, जर्नलिज्म में इतनी देर गुजारी है। आज सबसे पहला सवाल जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर इलेक्शन और फिर जॉइंट जो कमेटी है अवामी एक्शन कमेटी, उनका एहतजाज, व्हाट डू यू सी? देखिए, एक मैंने किसी दौर में मुहावरा सुना था कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। आज कश्मीर जल रहा है और उसके ऊपर बैठे हुए बिलावल और नवाज शरीफ बिल्कुल बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के कोर इशू के ऊपर किसी एक तकरीर में भी बात की नहीं की। जिस जगह वो बैठ के सब कुछ कर रहे थे, नीचे जो कुछ हो रहा था इंटरनेशनल मीडिया कोड कर रहा था और हमारा गुलाम मीडिया जो था उसे छुपा रहा था, ठीक है। और हमारे ऊपर बैठे वो दोनों नेहरू बांसुरियाँ बजा रहे थे। लेकिन कल तो बिलावल साहब ने बात की ना उसके अंदर अपने, जब ये बरसे हैं नून लीग के ऊपर, कि इन चीज़ों को ऐसे हल नहीं होना चाहिए जिस तरह। कल शाहजेब खानज़ादा के शो में भी उन्होंने यही बात की कि ऐसे नहीं हल होना चाहिए जिस तरह आप कर रहे हैं और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासत गोलियां बरसा रही है। दोनों पार्टीज़ को उन्होंने कहा कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें, तो कम से कम बात तो की बिलावल ने। खाक बात की, बाद में मुकर गए, ठीक है ना। बाजी डर गई, बाजी डर गई। भाई कहा था वो, ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर है, वो कहते हैं झूठ बोला है तो अब इस पे कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तुसी गल कीते तो खड़े हो ना, पैरा दो ना अपनी बात पे, साथ ही मुकर गए। यही वजह है कि ये दोनों जमात अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। आम आदमी समझता है कि ये झूठ बोलते हैं, मुफाद परस्त हैं, मौका परस्त हैं और वो हर मौका। भाई बिलावल भुट्टो साहब, अगर नून लीग फार्म 47 की हुकूमत है तो तुम्हारे अब्बू को सदर इस फार्म 47 नहीं बनाया है। आपके पास गवर्नरशिप्स हैं, आपके पास वज़ीर आला हैं, तो बलूचिस्तान में हुकूमत तुम्हारे पास है। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का मसला बहुत खौफनाक है। इसे हमें ठंडे दिल से सोचना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। अगर हम ईरान और अमेरिका को बिठा सकते हैं तो हम उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? उनकी बात क्यों नहीं सुन सकते? और अगर वो भारतीय एजेंट हैं, भारतीय दहशतगर्द हैं, तो हमने 37 में से 33 उनके वो क्यों मान लिए? लिहाजा हमें भाई इस पे मरहले पे ज़ाती गुस्से से बाहर निकल के हमें बड़े आराम से तहम्मुल से उनसे बात करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ अगर मैं ऐड कर दूं, हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जाहिरियत देखी है, वो जो जिद्दोजहद थी कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की, अब वो देख के आपको ये लगता है कि ये चीज़ें अब यहाँ पे रुक जाएंगी पाकिस्तान के अंदर? जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, या रियासत ये सोचती है कि अगर हम गोली बरसाएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अवामी तहरीकें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। ये हमें समझना चाहिए, हमें लोगों के सेंटिमेंट्स को और उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम जनाब अली ताकत से सारे मसले हल नहीं होते। आग ज़्यादा भड़केगी। ताकत अगर से सब मसले हल होते तो आज अमेरिका ईरान में बैठा होता, जाके मुज़ाकरात ना कर रहा होता। तो हमें इनसे भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर हम इसे मिस हैंडल करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे लिए, देखने वालों के लिए रियासत है क्या? आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? रियासत एक इदारा है या रियासत अवाम है, अवामी मफादात है? क्योंकि एक इदारा ये समझता है कि रियासत एक इदारा है, जब बात होगी उसके ऊपर तो वो ये बात करेगा कि आपने रियासत पे हमला किया है। हक मांगने वाले जब बाहर निकलेंगे तो वो रियासत पे हमला होगा। व्हाट योर टेक ऑन दिस? देखें, रियासत कंपोनेंट है इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पार्लियामेंट, अवाम, मीडिया, इसका एक कंपोनेंट रियासत होती है। हमने यहाँ पे रियासत को मतलब गलत दे दिया कि रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक हिस्सा है, ठीक है, रियासत नहीं है। होना ज़रूरी है इसका हर मुल्क में? हाँ, सब मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट, सब मुल्कों में, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी है। दुनिया में, भारत में
जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है, फौज नहीं है, लेकिन वो तगड़ी है। आगरा में आपके और भारत के और पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, दस्तखत होने थे तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने टांग अड़ा दी थी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो पूरी दुनिया में मौजूद है। ठीक है, बिलावल का बयान आपके सामने रख दूँ एक दफ़ा फिर। रियासत का हर फैसला, जब इलेक्शन का पहला मरहला ख़त्म हुआ है, बिलावल साहब का ये बयान था कि हर फैसला जो है वो नून लीग के मफादात में, रियासत का जो हर फैसला है अब कौमी मफाद में नहीं है। बाद में वसीम बदामी के शो में वही आपकी बड़ी बात है, उन्होंने कहा रियासत से मुराद मेरी रियासती इदारे नहीं थे। तो फिर कौन था? ये मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, ये तो बिलावल बताए कौन था, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो मौला जट और मिर्ज़ा साहिबा दोनों बनना चाहता है। वो मिर्ज़ा के साथ रात को भागना भी चाहता है और मौला जट की तरह गंडासा पकड़ के भड़के भी मारना चाहता है। ऐसे नहीं होता, आपको एक जगह खड़ा होना पड़ता है। और उसकी शख्सियत बिगड़ के रह गई इस बात की वजह से कि ना वो तितर बन सका ना बटेर बन सका। मुजफ्फराबाद सर, जो मुजाहिरीन जाना चाहते हैं, रावला कोर्ट से निकल के दीगर ग्रुप आना चाहते हैं, आपका उसके ऊपर टेक क्या, तजिया क्या है, इससे क्या होगा आगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि और अगर वो पहुँच जाते हैं तो ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एहतिजाज सबका हक है, लेकिन नुकसान पहुँचाना, तबाही फेरना हक नहीं है। मैं वो जो मुजाहिरीन हैं उनके हक में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि उनमें से कुछ लोग रेंजर्स पे फायरिंग कर दें, पुलिस पे फायरिंग कर दें। वो तो डिनाई करें ना इस बात को। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, वो डिनाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं एक अपना नुक्ता नज़र आपको दे रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और हमारे रियासती इदारों को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है। राना सनाउल्लाह रात को शाहजेब खानज़ादा के ही शो से फिर मैं आपको ये उनका बयान कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था ये वही मिलिटेंट हैं जो हमने तैयार किए थे, अब हमारे गले पड़ गए। यानी अगर आप मुजाहिरीन को मिलिटेंट्स कह रहे हो, हाँ, और उनके एहतजाज करने को, हक मांगने को, जो भी उनके राइट्स हैं उनको आप मिलिटेंट कहते हो, तो आप उनके दिल में कितनी नफरत आप बो रहे हैं। ये वही चीज़ें जो आपने बलोचिस्तान में की या फिर इससे पहले बंगाल में की। इससे का एक और भी वो है, अगर अब कल भारत यही बयान पूरी दुनिया को देखे, ये देखें इन्होंने मान लिया कि हमने तैयार किए थे मिलिटेंट भारत में, अब मकबूजा कश्मीर, वो तो नवाज शरीफ पहले भी कह चुके हैं ना सर कि भारत में जो हमले जो है वो पाकिस्तान करवाता है, इस तरह के बयान तो फिर पहले भी नून लीग दे चुकी है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्यों नहीं नज़र आते ये सारा कुछ? अच्छा, जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये बात की थी कि तुम 12 सीटें तो जो है वो बचा लोगे जो हमारे मुतालबा थे, अब तुम कश्मीर का मुकदमा हार चुके हो। तफसीली मैं टेक आपका इसके ऊपर जाता हूँ। जो जॉइंट एक्शन कमेटी का एक ट्वीट है, आपकी नज़र में कि आप 12 सीटें अब बचा लेंगे अपनी जो हमारे मुतालबा थे, लेकिन आप कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनली अब हार चुके हैं। ये उनका बाकायदा ट्वीट था जॉइंट एक्शन कमेटी का। देखें ना, आपने अपने प्लानिंग से वो जगह ले आए ना जहाँ पे ये बात आ गई कहने को। ये वही लोग हैं जो पिछले 80 साल से हमारा मुकदमा इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा मुकदमा लड़ा। और ये वही लोग हैं जो बदतरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान के कश्मीर के साथ खड़े रहे। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात हुई। और मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो हमारे फैसला साज हैं उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले लाहौर में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट दानिश्वरों की एक बैठक हुई। उसमें ये हुआ कि जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम दोनों के दरमियान कोई पुल बनते, लेकिन फिर हमें पता चला साड़ी सुंदा कौन है। ठीक है ना। लेकिन अब जो कुछ भी है ये बहुत बुरा है। अभी भी वक्त है हमें संभल जाना चाहिए, अभी भी वक्त है हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए इससे पहले कि ज़्यादा बड़ा नुकसान हो। मुझे नहीं समझ आ रही ये हुकूमत जो है जब से आई है हमें हर मुहाज पे सिवाय दुश्वारियों के कि कुछ और नहीं मिल रहा। मुआशी हो, दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई, बदहाली बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन आसिम मुनीर साहब खुद आगे कहते हैं कि मुल्क की ज़र मुबादलत ज़खायर या मईशत में जो है, मैं पिछले दिनों सियासत रोड पीके पे बयान लगा हुआ था उनका 2 दिन पहले कि उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। मेरे किसको नज़र आ रही है? मेरे इल्म में नहीं है। बेहतरी, हाँ, मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो,
तो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो इस हुकूमत से सवाल कर रहा हूँ कि खते गुर्बत 40% से ज़्यादा लोग चले गए। इसमें भी फ्रॉड ये है कि ये कहते हैं 8,553 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। इतने पैसों में इनके कुत्ते की खुराक नहीं आती 1 महीने की। आप जब राना साहब जब आप ये बात करते हैं कि मैं इस हुकूमत से सवाल कर रहा हूँ, पहला सवाल तो फिर ये होता है कि आप इसके मैंडेट को मानते हैं। अगर आप मैंडेट को नहीं मान रहे तो फिर सवाल करना किस तरह जायज़ हुआ? वो इस तरह जायज़ हुआ कि मैं इस हुकूमत से ही पूछ सकता हूँ। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, मरीम नवाज़ का वही असद तूर ने भी इसके ऊपर वीडियो किया, आपका भी गालिबन इसके ऊपर टेक था बड़ा सख्त। मरीम नवाज़ जिस दिन एक्शन हुआ है इन चीज़ों का, उनके ऊपर फायरिंग की गई कश्मीरियों के ऊपर, तो मरीम नवाज़ ने उस ट्वीट किया, बाकायदा जश्न की जो है वो मनाया कि जी हम जो है वहाँ से पहला मरहला विन कर गए। आपका फिर इसके ऊपर टेक जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, मरियम से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं? किसी का ताबूत आए तो उसके ऊपर वो खुशी का इजहार करती हैं, ठीक है, तो मरियम से इसी तरह की ही तवक्को की जा सकती है। मुझे मरियम से कोई बहुत अच्छाई की या कोई बहुत इखलाकी उसकी कोई तवक्को नहीं है। तो पता नहीं क्यों लोग मरियम की इस बात को सीरियस लेते हैं। भाई मैं उस जिसका जितना विजन होगा वो उतनी ही बात करेगा, ठीक है ना। तो मरियम साहिबा भाई इतना ही विजन है, ठीक है। देखे ना, एक सूबे की वजीर आला वहाँ एक जगह जाके बैठ गई और वहाँ से बसें मंगा रही है। कोई इखलाकियात भी कोई चीज़ है कि नहीं है? उन्होंने कहा जी अभी टच नहीं किया कश्मीर की सरहद को। तो कहते हैं टच करना क्या, आप किसको क्या कह रहे हैं? वो वोटर्स को लेके आएंगे। शाहजेब खान ज़ादा ने सवाल किया राना सनाउल्लाह से कि आप वोटर्स को वो बाकायदा पोलिंग बूथ तक लेके आएंगे, तो आप इसको टच करना कह रहे हैं। टच करना क्या मकसद होता है? अब मेरा एक जुमला सुन ले, ये बड़ा संजीदा जुमला है। कश्मीर के इलेक्शन, पंजाब की वजीर आला पूरे ताकत और पूरे वसाइल के साथ वहाँ बैठी है, उसका वालिद मोहतरम वहाँ बैठे हुए, 16,000 पंजाबी पुलिस वहाँ पर मौजूद है। हाँ, तो ये इलेक्शन तो पंजाब डंडी पट्टी जीतना चाह रहे हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीरियों को कि पंजाब की वजीर आला आके वहाँ बैठ गई है? पंजाब का एक आदमी जो 3 दफ़ा वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है, 3 दफ़ा वजीर आज़म रहा है, वो बैठ गया है। और बसें भी आ गई हैं, पैसों के ख़जाने के मुंह खोल दिए गए हैं, और 16,000 पुलिस एहलकार पंजाब के वहाँ पे मौजूद हैं। होना ये चाहिए था 5,000 आप KP से मंगाते, 5 सिंध से मंगाते, बराबरी डिवाइड करते ना, फिर डिवाइड करते। लेकिन जब एक सूबे की पूरी पुलिस ही वहाँ पे मौजूद है तो क्या मतलब होता है इसका? लेकिन चूँकि लोगों का विजन नहीं है इतना, तो वो इस लेवल पे सोचते नहीं कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। राना साहब, जब मैंने ये सवाल इससे पहले भी 1-2 सीनियर एनालिस्ट से भी किया था, मैं ख़ुद भी ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक जो मुख्तलिफ़ अदवार आपने इस मुल्क के अंदर देखे हैं अब तक, आज जो चीज़ें चल रही हैं, आप सबसे पहले बलूचिस्तान की मिसाल ले लें कि किस तरह वहाँ के ऊपर लाशें सड़कों पर रख के पुलिस वालों की एहतजाज किया गया, और अभी भी गालिबन उनके एहतजाज, बलूचिस्तान तो एक महरूम जो है सूबा है हमारा, और वो बार बार चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है एहतजाज। फिर KP वालों ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ, फिर अब आप कश्मीर की तरफ आ जाएँ, सिंध तहरीक जो है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कहीं कमज़ोर होती नज़र आ रही। मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त बात कर रहा हूँ। जो तहरीकें इस वक्त मुल्क में चल रही हैं, बैक टू जिसको हमारे सीनियर लोग जी कहते हैं कि यार आप वापस जाएँ अपने बैरकों में, तो वो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? कोई तहरीक चलती हुई नज़र आ रही है? कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम। हमारे जो हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारे DNA में मुज़ाहमत नहीं है। ये बात मैं हमेशा, वो लोग मानते नहीं, मैं भी ये बात करता हूँ। हमारे DNA में गुलामी, मुनाफ़क़त, लालच, तमा, धोखा, ये शामिल है। मफादात शामिल है, वही लालच, तमा। तो हम वो कौमें जिनके DNA में मज़ाहमत ना हो, उनका यही हाल होता है जो हमारा हो रहा है। और नहीं, कैसे मुमकिन है 25 करोड़ लोगों का मुल्क हो और लोग भूखे मर रहे हों, और एक तरफ एक बंदा कह जी 3,500 अरब रुपए चोरी कर लिए इन्होंने, एक तरफ कोई 1,200 करोड़ का तैयारा ले ले, कौम को फ़र्क ही ना पड़े। तो ये इसी जगह हो सकता है पाकिस्तान में, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। एक कंपोनेंट जब हम साथ भारत के अंदर देखते हैं, जो जेनजिस के हवाले से है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका में किया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ होती देख रहे हैं? अगर नहीं
तो उसकी वजह क्या है, अगर हाँ तो उसकी वजह क्या है? कोई चेंज तो है, लोग कम से कम बात तो करना शुरू हुए सर सोशल मीडिया के ऊपर, कश्मीर के इशू के ऊपर। उन्होंने किए, उन्होंने दिखाया भी है करके। तो अच्छा, पहले तो मैं ये चीज़ें नहीं छोटा सा थी। मिसाल, एक मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ। मेरे ना जब ये इलेक्शन थे 2024 के, तो एक बच्चा, उसकी उम्र होगी कुछ 14 साल की, वो आया, उसने पर्ची वोटर की जो होती है ना, वोटर लिस्ट, वो मेरे पास आके उसने मुझे वो दी। तो मैं ना ज़रा हैरान हुआ कि ये एक बच्चा है, ये आके पर्ची दे रहा है, शेर की पर्ची है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं वोट डालूंगा शेर को। तो जब मैंने कहा, तो मैंने उसकी तरफ देख रहा था, तो उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी वो आई। तो मैंने कहा डाल दूँ शेर को वोट? तो उसने मेरी तरफ देख के ना कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं किसे डालूँ? कहता खान हूँ। अब वो 13-14 साल का लड़का था, और जो उसके जज्बात थे, जो उसके अंदर एक ख्वाहिश थी, वो तो मौजूद है। और 9 मई को जो हुआ, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन क्या यूथ बाहर नहीं निकली? क्या यूथ ने बाहर निकल के अपना इजहार नहीं किया? मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने इदारों पे हमला किया, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन यूथ तो निकली। हमने यूथ के साथ क्या किया फिर? क्या भारत में भी ये हुआ कि वहाँ से बच्चे गायब हो गए, या उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात बन गए? उनके सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर जारी किया है कि जो लोग पकड़े गए उन पे एफआईआर खत्म की जाए, उनकी शनाख्त जाहिर न की जाए। हाँ, ताकि उनका कैरियर खराब ना हो। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे जो 13 साल का बच्चा, जिसने क्या नाम है, वन वे की खिलाफ वर्जी की, उस पर एफआईआर दे दी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया उसका। ठीक है। और फिर वो बड़े बेशर्म लोग हैं यार, इंडियन जो हैं, वो तो उनको तो इख्लाक के तौर पे घटिया किस्म। देखो ना, एक बंदे ने इस्तीफा दे दिया यार, कितने बेशर्म लोग हो तुम, हैं? तो तुमने इस्तीफा ही दे दिया एहतजाज पे। हमसे सीखो यार, कैसे डिटाइज है, ठीक है ना, कि हम किस मतलब इख्लाक की ताकत के साथ खड़े हुए। तुम तो बड़े घटिया लोग हो। तुम्हारा चीफ जस्टिस ने जो कहा, फिर शर्मिंदा भी हो गया, फिर उसने कहा इन बच्चों को सेफ्टी दो, इन पे मुकदमात ख़त्म करो, जनाब इनका नाम सामने नहीं आने चाहिए। और फिर ये इतने वो बेवकूफ़ कौम है ये हिंदू के, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी। यार तुम के हो, देखो हमें, देखो हमने अमेरिका के साथ खड़ा होना है तो पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पूछने की। हमने इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना है तो पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना है तो पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमने सऊदी अरब से अगर दिफाई मुआहदा करना है तो पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बेवकूफ़ के बच्चे देखो, ज़रा सी बात में जी पार्लियामेंट से बात करेंगे। अजीब लोग हैं यार ये, मुझे समझ ही नहीं आती इनकी। अच्छा, मैं जब ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ जब ये बात करता हूँ, तब ये कश्मीर वाला भी इशू भी हुआ है, तो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर आसिम लॉ की बात की गई, और इमरान खान के तहरीक इंसाफ के पेज के ऊपर ही वो तस्वीरें भी शेयर की गई सबसे पहले, जो कश्मीर में जो है मुबैना तौर पर लाशें गिरी हैं। जब आप ये बात करते हैं और फिर एक ट्वीट दोबारा शेयर किया गया कि ये जहनी मरीज़ जो है, अब मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को बात की गई, इससे तलखियाँ कम होंगी, या अब वो दरवाजे बंद हैं, तलखियों वाले वो चीज़ रही नहीं, अब कि वापसी नहीं है। तो व्हाट इज़ दैट टेक, माइंड में क्या है खान के? वापसी खान ने तो नहीं किया ना। नहीं, ऑफिशियली उनकी पार्टी पेज से हुआ ना। पार्टी तो अब हाथ में, वो तो कहते हैं हमारे हाथ में, रहनुमा कहते हैं सलमान अकरम राजा, और बाकी लोग कहते हैं ये पेज हमारे हाथ में है ही नहीं सोशल मीडिया। तो फिर दूसरी बात, ये पार्टी कौन सा इमरान खान के हाथ में? अभी मैंने इकबाल आफरीदी का इंटरव्यू किया है। हाँ जी, बिल्कुल किया। तो उसमें इकबाल आफरीदी कहता है कि इमरान खान ने, मैं था, राजा नासिर अब्बास थे और एक और था, उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने कहा कि ये पार्टी मेरे बात नहीं मानती। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि अपोजिशन लीडर बाहर से लगाना पड़ा? नहीं, वो तो एक गुड जेस्चर है ना, क्योंकि पीटीआई वालों को तो जान अजाब में डाली हुई थी। तो आप गोहर अयूब की उमर अयूब की निकालें वीडियो, जब वो था, और अब देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपने तो बैक जुम्बिश कलम तीनों जगह से क्या कहते हैं अपोजिशन लीडर उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए, नाहल करार दे दिए थे। तो फिर उन्होंने उनको लगाना था जिनकी थोड़ी सी बचत रहे। अच्छा, 5 अगस्त को अब ये जा रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ है, सुहेल अफरीदी साहब का भी अब 2-3 दिनों से बड़े सरगर्म है, वो भी चीज़ों को लेके बयान चल रहे हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? इससे भी चेंज कोई आएगा कि ये भी वही
अब मुझे लगता है कि 26 नवंबर वाला जो वाक़या था वहाँ पे अगर ये लोग टिके रहते तो कोई ना कोई चीज़ें बेहतर हो सकती। भाई 5 अगस्त को कुछ नहीं होना, ये सारे कागजी पहलवान ठीक है, ठीक है। तो फिर किस पे एतबार करेगा? अगर तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर सुन रहा है या तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर देख रहा है पॉलिटिकली, वो किस पे एतबार करे, किस लीडर पे बात करे? सर उससे तो मुलाकातें बंद है ना हो, फिर कोई बात नहीं, ना हो। इमरान खान ही उम्मीद है, इमरान खान ही होप है, इमरान खान ही यकीन है, बस ठीक है। वो जीते हारे, जिंदा रहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, इमरान खान ही अवाम का हिस्सा है, बाकी ये लोग का इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मुल्क जो सूरत हाल है इस वक्त, ये कब तक सिर्फ बंदूक के ज़ोर पे चलता रहेगा, एंड नहीं होगा? और ये चीज़ मैंने एतजाज़ हसन साहब से भी पूछी थी, उन्होंने कहा यार चेंज आता है, रेवोल्यूशन कोई एक दिन की बात नहीं होती, तो इसमें देर लगती है, चीज़ें वगैरह जो हैं ओवरकम होते हैं। उन्होंने बड़ी खुल के और भी बातें की थी, लेकिन खैर मैं आपका टेक जानना चाह रहा हूँ कि मुल्क कब तक बंदूक के ज़ोर पे चलेगा, और मौजूदा हुकूमत की वैसे ही कोई वर्थ नहीं है। तो अब आम बच्चा भी जानता है, आज तो बिलावल भी कह रहे थे कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, खिताब कर रहे थे जब, तो उन्होंने कहा बच्चा जानते कि हुकूमत कैसे बनाई गई है। बिलावल का एक अलग स्टांस है वो। देखें, बात ये कि अभी मैंने शायद पहले भी बात की, पाकिस्तान में जो बहुत बड़े नुकसानात हुए ना, उनमें एक नुकसान इखलाकियात का भी है। हमारी इखलाकियात ख़त्म हो चुकी है, मोरालिटी हम में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। बरतानिया में 1 वोट पे 5 साल हुकूमत रही, ठीक है। उनके वज़ीर आज़म बदल रहे होते हैं हर 4, 6, 7, 8 माह बाद। आपने कभी सुना है कि उनकी पार्टी ने भी कोई मौका बदला हो? ठीक है। हम जो मैंने पहले बात की थी ना, हम इखलाकी तौर पे इंतहाई गिरी हुई कौम है। पता नहीं अब ये लोग जो देखेंगे वो क्या कहेंगे, गालियां देंगे या क्या करेंगे, लेकिन है यही। तो जब कौम इखलाकी तौर पे गिर जाए तो उनके लीडर भी बिलावल, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम जैसे आ जाते, ठीक है। वो आगे में तो लेकिन कितना वोट बैंक आप देखिए ना, पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी की सालगिरह में लाहौर पे जलसा किया पीपल्स पार्टी ने। पहले मीनार पाकिस्तान का था, गवर्नर हाउस में किया, वो नून लीग खुद चीख रही थी, कहती 150 बंदा है, 2000 कुर्सियाँ लगा दी आपने। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के ये किया। नून लीग ने जान के उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसे की जगह नहीं दी, क्योंकि उनकी इज्जत बच जाए। और फिर आगे तहरीक इंसाफ का भी 5 अगस्त का, ठीक है ना, जो चीज़ें थी। तो अब ये है कि आपने जो सवाल पूछा था, तो मेरा ख्याल है कि जब तक तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। पिछले 75 सालों से गए हैं, जो अब जाएंगे तो जाना चाहिए। तो पिछले 75 सालों से आज हम जहाँ खड़े में जो हमारा हाल हो गया, सर बात मानने को तैयार नहीं है ना, यही तो मसला फिर कश्मीरियों का, वो भी यही कह रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। आप और मैं बैठ के ऐसे वीडियोस करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, कोई बात नहीं। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है इस दौर के अंदर, ठीक है ना। ये भी बड़ी बात है कि इशाराना अगर जगह जगह इस तरह बोलता रहता है, ये भी बड़ी बात है। धमकियाँ मिलती हैं चलता है। अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। अगर उसने मेरा स्क्रिप्ट ऐसे लिखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे ही करूँगा। अगर उसने मुझे इस स्क्रिप्ट के ऊपर ही चलाना है ना, तो मैं ऐसे ही चलूँगा। ये मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे मेरा एक जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी करता हूँ। मैं भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूँ इस वक्त तक, और मुझे ख़ुद भी शर्मिंदगी होती है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठते हैं, बड़ी शर्मिंदगी वाला किरदार जो रहा है हमारे मीडिया का ख़ास तौर पे, वो कश्मीर के मामले पे रहा है। अब तक टोटल ब्लैकआउट था, कोई ख़बर नहीं, टिकर नहीं, और अगर चली भी तो उनको मुजाहिरीन को जो है वो मुबैना तौर पे एक रॉ एजेंट के तौर पे पेश किया गया कि जिस तरह उन्होंने चीज़ें चलाई हैं। मीडिया का किरदार, इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या ठीक है और किस तरह? कौन सा मीडिया है यार? वो मंजूर पश्तीन की बड़ी मुझे बात याद आती है। तो लाहौर में आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, कहते हैं ये मीडिया हमारी आवाज़ उठाएगा जो जनरल की इजाज़त के बगैर टिकट नहीं चला सकता। बस इतनी ही बात है, मैंने कह दिया इतनी ही बात है। हमारे यहाँ जो जितना बड़ा ज़मीर फरोश होता है ना, वो उतना बड़ा साफ़ी माना जाता है। जो जितनी बड़ी गाड़ी से उतरता है ना, उसे उतना बड़ा इन्हें एनालिस्ट समझा जाता है, ठीक है ना। और जो जितनी बड़ी गुलामी करके उसकी तनख्वाह लेता है ना, हम उसकी बात को बड़ी वर्थ देते हैं, क्योंकि हम बतौर कौम
2 नंबर है तो हमारे हीरो भी 2 नंबर ही होते हैं। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे पूछ के इसका इख्तिताम करता हूँ। रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट एक इंटरव्यू दिया है एजाजुल हक साहब ने। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एजाजुल हक साहब कौन है या उनका बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई भी कॉकरोच नहीं है, यहाँ कोई नहीं निकलेगा, यहाँ पे एंटी कॉकरोच स्प्रे जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और इंडिया का मुआवजा पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता। इस मुल्क के डायनामिक्स अलग है। हाँ, वो जिस फैक्ट्री के वो खुद मैनेजर हैं वहाँ एंटी कॉकरोच इतना तेज़ स्प्रे है कि वो पनीरी बनने ही नहीं दी जाती यहाँ पे। और वो होगा भी नहीं, वो सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो होगा। अच्छा, हाँ, आप कुछ भी कर लें। आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ भी कर लें, मैं नहीं देखूंगा, मेरी आने वाली नस्ल देखेगी। वो नहीं देखेगी, उसकी बाद आने वाली नस्ल देखेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे दूं, कोई चीज़ दुनिया में मुस्तकिल नहीं रहती। अच्छा, एक बंदे को मैंने नहीं देखा, मिशाल मलिक को। जब मकबूजा कश्मीर की बात होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद में लगातार चल रही होती हैं, तो अब जब उनके अपने पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी है, नहीं है, गायब है। बस इतनी वो लीडर है, उनको सिर्फ इंडिया के लिए रखा हुआ है। वो ये कश्मीरी उनके अपने नहीं। नहीं, इनके लिए नहीं वो रखा है, इनको। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी बात ऑब्जर्व करना थोड़ी देर से समझी कि रखा हुआ है, सॉरी। हाँ। ये चीज़ के ऊपर मैंने बाद में गौर किया। राना साहब, मैंने आपका वीलॉग आने से पहले आपके यूट्यूब चैनल भी देख रहा था सर। बलूचिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं है, कश्मीरियों पे कोई बात नहीं है, उसकी वजह क्या है? भाई मुझे दुनिया का तो नहीं पता, मैं तो करता हूँ। आपके वीलॉग्स हैं इसके ऊपर? हाँ। रिसेंटली अभी हाँ जी, अभी किया है। अच्छा, कश्मीर के ऊपर? कश्मीर पे अभी किया है, रिकॉर्ड करवाया। ठीक है। और क्या कहते हैं वो, बल्कि देखें हो गया होगा यार, ठीक है। तो मैं तो करता हूँ, मैं नहीं वो करता, क्या कहते हैं, मेरा तो जो ज़मीर है, जो मेरा ज़मीर कहता है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ और मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। आप लोग शुरू करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को। वो लगता है मुझे कश्मीरी और बलूचिस्तान तक वो दुआएं ही जाती हैं। मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरी दुआएं वहाँ तक जा रही है। मैंने ये कहा, मैं ये कहता हूँ, जो जहाँ तक मेरा वीलॉग तो इंडिया से भी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, मेरा तो वीलॉग श्रीनगर से भी लोग देखते हैं और मैं सबको एड्रेस कर रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच राना साहब, आपकी कीमती बात है सर। हमेशा जब भी आप तो एक तो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, और जब भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की है आपने हमेशा टाइम दिया है, एट दी स्पॉट, एट दी स्ट्रेट फूड। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरा ये यकीन है कि अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे बुखीली से काम नहीं लेना चाहिए। उस्ताद होता भी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अब भाई दुनिया में कोई शख्स हमेशा नहीं रहता, अगर रहता है तो उसके जाने के बाद लोगों के राय और उसके मुतालिक बने हुए जो एक परसेप्शन होती है वो। जाते जाते एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे आपसे एक और पूछना याद आ गया। मुल्क में जब मेरा ये मानना है पर्सनली, आपका टेक मैं इस पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक उस्ताद और शागिर्द की गुफ्तगू हो रही है एक तरह से, कि आप पॉलिटिकल तहरीकों को तो दबा सकते हैं, उनके कुछ ना कुछ मफादात सामने आ जाते हैं। जो अवामी तहरीकें होती हैं उनको दबाना जो है, जैसे कश्मीर की तहरीक है, मंजूर पश्तीन की आप एक मिसाल ले लें, उनको इस तरह की तहरीकों को, या इससे पहले अयूब दौर के अंदर जो स्टूडेंट तहरीक थी बंगाल स्टूडेंट्स की, इनको दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अपने मफादात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। तो आपका टेक क्या है इसके ऊपर? अब मेरी जो मैंने आपको बात की थी, आप अप्लाई करें। कश्मीर में तहरीक चल सकती है, बंगाल में चल सकती है, पाकिस्तान में नहीं चल सकती। हमारा डीएनए ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप इसके साथ ही नाजरीन, आज के पॉडकास्ट से फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।